नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी की योगी सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए अपने वायदे को पूरा करते हुए खेल और खिलाड़ियों के प्रति एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 45 मेधावी खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और इस अवसर पर 5 खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं, जबकि 40 अन्य खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अंदर चौकार छक्का कहीं भी लगे, लेकिन वो बैट और बल्ला कहीं बनता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में बनता है। यानी ये प्लेटफॉर्म भी उत्तर प्रदेश ने दिया है। आपने देखा होगा जिले को और राज्य को इससे लोकल और ग्लोबल पहचान प्राप्त हो रही है और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लगातार कार्य को आगे बढ़ाया है। और मैं इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किया है उस अभियान को और मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। खेल यह मेडल जीतने के साथ साथ देश के सामर्थ्य को भी प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। दुनिया के सामने हमारी प्रतिभाएं जब परिश्रम करती हैं, अपने टैलेंट को परिश्रम में बदल करके बेहतरीन करती है, तो उससे देश का गौरव बढ़ता है। दुनिया के सामने उस देश के बारे में एक नई जिज्ञासा बढ़ती है और आपके कारण यह अवसर उत्तर प्रदेश को भी और भारत को भी प्राप्त होता है। आज आपके सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप अवश्य अपने आप को आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए कार्य कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ हमने यहां पर अपना खेल सचिव भी एक खिलाड़ी को ही रखा है। वे ओलंपियन हैं, ओलंपिक में कई बार मेडल जीते हैं और वे लगातार इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। आज जब उनकी चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हम भी कर सकते हैं। हमने कहा देखो, तो उन्होंने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया है और वह खेल के बारे में जानेंगे, खेल के बारे में रुचि भी लेते हैं, खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जो आपके खेल के निदेशक हैं वे भी भारतीय हॉकी टीम को लीड कर चुके हैं। यानी जब उस फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां काम करता है तो तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यवसाय को और भी आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया है और इसी के साथ ही प्लग एंड प्ले औद्योगिक जो शेड्स योजना है और यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम की भी शुरुआत ये कर दी है। निवेश मित्र 3.0 पोर्टल को निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से अपग्रेड किया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर 40 से अधिक विभागों की करीब 200 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पूर्व की सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले अपराधियों का बोलबाला था, इसलिए यूपी डर का माहौल था यूपी में और निवेश यहां पर नहीं आते थे, लेकिन आज अपराधी कोई भी हो सख्त कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बने, पिछले 9 वर्ष के अंदर इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग निवेश की बात करते थे, एक सामान्य शिष्टाचार वश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी उद्यमी से बोलते थे कि निवेश के लिए आप यूपी आइए, तो हम लोगों को देख के हंसता था, जोर से ठाके लगा के हंसता था। निवेश और यूपी, हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई अपराध कर लिया हो। हम कहते थे हां यूपी, तो कुछ लोग तो चुप हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे हम लोग तो 5 साल पहले संकल्प ले लिए हैं कि हम यूपी नहीं जाएंगे। कोई कहता था कि हमने इतने वर्ष पहले यह संकल्प ले लिया कि यूपी नहीं जाएंगे।
आप आए हैं, एक बार प्रयास करेंगे। इतना बोल करके हमारी वार्ता समाप्त होती थी। मैं उस सच्चाई को बोल रहा हूं जो 2017 में हम लोगों को फेस करना पड़ा था, और फिर मुझे लगा था कि यूपी के परसेप्शन को दो कारणों से ये खराब हुआ है। एक, उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन खराब होने का कारण था, सब कुछ हमारे पास था, और मैं इस बारे में मानता हूं कि क्या नहीं हमारे पास था। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा यूपी के पास, लेकिन पहचान का संकट। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? एक, हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने, वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, ना उद्यमी को, ना व्यापारी को, ना बेटी को, ना सामान्य नागरिक को। तो हम लोगों ने तय किया, इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है, इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है, और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। ग्रेटर नोएडा में विश्व टीबी दिवस पर 100 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक मंच पर उपस्थित रहे। वहीं देश के सभी राज्यों की टीमें ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़ी और इस अभियान का उद्देश्य देश भर में टीबी के उन्मूलन को और तेज करना है, जिससे समय रहते मरीजों की पहचान, इलाज को सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारी भी मौजूद रहे। जो जन भागीदारी की दृष्टि से मैं जरूर कहूंगा कि पिछले एक साल में हम लोगों ने सभी चीफ मिनिस्टर, सभी राज्यपालों में, राज्यपाल महोदय और सभी मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने पर्सनल लेवल पर ट्यूबरक्लोसिस को एड्रेस करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को एक्टिवेट किया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं अपने सभी मेंबर पार्लियामेंट को भी बधाई देना चाहता हूं, सभी एमएलए को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इसके वर्कशॉप हुए, सभी मेंबर पार्लियामेंट के भी वर्कशॉप हुए, लोकसभा के और राज्यसभा के, और इसी तरीके से अपने स्टेट्स में एमएलए की भी वर्कशॉप्स कराई है। और इतना ही नहीं, पंचायत प्रधान से लेकर के पार्लियामेंट तक सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को जिला परिषद, बीडीसी, पंचायत प्रधान सबको हमने इसमें जोड़ने का प्रयास किया है और उनको आगे ले जाने के लिए, ताकि टीबी मुक्त भारत में उनका योगदान हो, इस बात का प्रयास किया गया है। इसलिए सबको मैं बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस टीबी मुक्त अभियान में अपने आप को जोड़ा है। ये बात बहुत ही एक संतोष का विषय है, जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। गोरखपुर की युवती से फर्जी आईएएस बनकर शादी रचाने वाले आरोपी प्रीतम निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और कैंट पुलिस आरोपी की तलाश में इटावा गई हुई थी। आरोपी की जो लोकेशन है वो बुलंदखंड के जालौन में मिली है, जिसके आधार पर पुलिस वहां पर ढूंढते हुए पहुंची है और कालपी रेलवे स्टेशन के पास आरोपी प्रीतम निषाद को पकड़ा गया है और जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ उससे की जा रही है। वहीं आरोपी ने यह भी कहा कि वो हाई स्कूल पास है, फर्जी आईएएस बनकर कई शादियां वो कर चुका है। पूर्व में थाना कैंट में एक वादी द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें उसने बताया था कि उनके बेटी के साथ फर्जी आईएएस बनकर एक प्रीतम निषाद नाम के व्यक्ति ने शादी कर ली है। इसी सूचना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई थी और अभियुक्त को पकड़ने के लिए प्रयास जारी किए गए थे। आज उसी में
जो इसमें मुख्य अभियुक्त है जिसका नाम प्रीतम निषाद उर्फ अर्जुन सिंह है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन्होंने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है और ये अपने आप को मणिपुर कैडर के आईएएस बताते थे। और ये जो इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो बीएससी का रहा है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की पूछताछ और कार्रवाई चल रही। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा, जिससे यात्रा न केवल आसान होगी बल्कि समय की भी बड़ी बचत होगी। पहले जहां पर यह सफर करीब 12 घंटे में तय होता था, वहीं अब इसे लगभग 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वहीं इस परियोजना का सीधा असर जुड़े हुए जिलों के साथ हरदोई की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते औद्योगिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। हमारे संवाददाता अनुभव वाजपेयी की एक बार यह खास रिपोर्ट देख लेते हैं। मौजूदगी गंगा एक्सप्रेसवे पे है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों को कनेक्ट करेगा। बात अगर कनेक्टिविटी की कर ली जाए तो जहां पहले जिस यात्रा में 12 से 14 घंटे लगते थे, वही इस गंगा एक्सप्रेस के माध्यम से मात्र 6 से 7 घंटे का सफर तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को नई पहचान देने वाला गंगा एक्सप्रेसवे अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि प्रदेश की तस्वीर बदलने का बड़ा जरिया बनता जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला यह एक्सप्रेस दूरी भी घटाएगा और समय भी बचाएगा। हम बात करेंगे उन 4 बिंदुओं की कि इस गंगा एक्सप्रेस के बनने के बाद इन लोगों को गंगा एक्सप्रेस से क्या लाभ होगा। पहले तो हम बात करेंगे किसान की, क्योंकि किसान हमारा जन अन्नदाता है। किसान को गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद उनकी भूमि भी जिस उपजाऊ होगी, उपजाऊ होने के साथ साथ उनकी भूमि जो है जिसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, सर्किल रेट भी बढ़ेगा। सर्किल रेट बढ़ने के साथ साथ उनकी जो फसल की उपज है, जो कि अभी तक की वो अपने जनपद में बेचते थे, अब वो अन्य जनपद के लिए ले जाने के लिए भी सुगम बनेगा। वो इसी गंगा एक्सप्रेस के माध्यम से अपनी खेती की उपज को अन्य प्रदेश, अन्य जनपद ले जाएंगे, जहां उनके उपज को अच्छा मूल्य मिलेगा। बात अगर औद्योगिक गलियारी की कर ली जाए तो औद्योगिक गलियारे के बनने से व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे, जहां व्यापार मजबूत होगा, आम जनमानस को व्यापार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। अगर बात हम कनेक्टिविटी की कर ली जाए तो हरदोई से प्रयागराज हो या बनारस हो, जहां पहले 12 से 14 घंटे में सफर तय करते थे, अब मात्र 6 से 7 घंटे में सफर करेंगे। बात अगर हम यहां से शाहजहांपुर, मेरठ और दिल्ली की कर ली जाए तो पहले 12 से 14 घंटे लगते थे, मगर अब मात्र 6 से 7 घंटे में गंगा एक्सप्रेस के माध्यम से हम ये सफर तय करेंगे। हरदोई की बात की जाए तो जब से गंगा एक्सप्रेस बनेगा तो यह गंगा एक्सप्रेस वे हरदोई के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हरदोई से जनता टीवी के लिए अनुभव वाजपेयी, धन्यवाद। बरेली जिले में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान एक बार फिर से सुर्खियों में है और ताजा मामला थाना सीबीगंज क्षेत्र के रामपुर रोड का है, जहां पर नगर निगम ने सरकारी जमीन पर बने निर्माण को अवैध करार देते हुए तोड़फोड़ की यह कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई की जद में स्थानीय दुकानदार ने यह भी आरोप लगा दिया कि उनका नक्शा लोक निर्माण विभाग से विधिवत स्वीकृत था, लेकिन नगर निगम ने उसे अमान्य ठहराकर उनकी दुकानें जबरन ध्वस्त कर दी है। प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सुनवाई की मांग की है। नगर निगम जो है वो मेरे फादर की दुकान को तोड़ना चाहती है, ठीक है। और असलियत में जो है ये एक हमारा पारिवारिक मुद्दा है, जिसमें जो है गौरव गुप्ता और सौरव गुप्ता नाम के ये 2 अभियुक्त हैं, जो कि बहुत ही बदमाश टाइप के लड़के हैं ये दोनों, ठीक है, दबंग हैं, ठीक है, बहुत बड़े रईस कॉन्ट्रैक्टर भी हैं ये, ठीक है। और हमारा जो बिल्डिंग का नक्शा है वो 1961 में PWD द्वारा स्वीकृत है, ठीक है। और 1964 में जो है द यूपी गवर्नमेंट का रोड साइड लैंड एक्ट भी रूल्स आया था, जिसमें जो है मध्यांतर से मतलब रोड के मिड से आप 75 फीट के बाद में बिल्डिंग बना सकते हैं। और मेरा तो ऑलरेडी पहले से उसका नक्शा पास है, मेरा तो 80 फीट और 85 फीट पे बना हुआ है। गर्मी के दिनों में अधिकांश जगहों पर आग लगने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है और ऐसे में हमारे संवाददाता नौमेश श्रीवास्तव ने फायर ऑफिसर आनंद सिंह राजपूत से तैयारियों को लेकर खास बातचीत भी की है।
मार्च अप्रैल की गर्मी को लेकर फायर स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर कितना एक्टिव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फायर स्टेशन के अधिकारी है आनंद राजपूत जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो गर्मी की सीजन चल रही है, आए दिन आग लगने जैसे संभावनाएं होती हैं, उसको लेकर कैसे एक्टिव हैं, इनकी जो टीमें हैं कैसे क्या कर रही है, इसमें कितने एक्टिव है, कितने जागरूकता लोगों में कर रही है, इसमें जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजपूत जी हैं, उनसे डायरेक्ट बात करेंगे। सर, आए दिन सुबह गर्मी आ गई है, गर्मी सीजन आ गया है, देखने को मिल रहा है गर्मी में कि ज्यादा आग लगने से, किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या टीम आपके? देखिए, अभी मैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे 5 फायर स्टेशन जो है वर्तमान में संचालित हैं और सरकार ने एक और फायर स्टेशन स्वीकृत किया है राजा तालाब तहसील के लिए। गर्मी को देखते हुए हम लोग एक्स्ट्रा तैयारी जो हम करते हैं उसमें 2 अतिरिक्त फायर स्टेशन हम अस्थायी तौर पे व्यवस्थापित करते हैं। एक हम राजा तालाब क्षेत्र में एक फायर यूनिट जो है तैनात करते हैं और एक साथ ही साथ में हम लोग चौबेपुर थाना में एक यूनिट तैयार करते हैं और वहाँ पे व्यवस्थापित करते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र में अगर कोई आग की घटना होती है तो कम रिस्पांस टाइम पे हम लोग वहाँ पहुँच सकें। दूसरा, जैसे आपको पता है और पिछले साल का और उसके विगत और 4-5 साल का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा जो आग लगती है वो लगती है अप्रैल महीने में और मई महीने में। अप्रैल और मई में निश्चित ही तौर पे जो तापमान है वो ज़्यादा रहता है, हीट वेव चलती है और चूँकि अर्बनाइजेशन हुआ है तो अर्बनाइजेशन के कारण आर्किटेक्चरल फीचर्स भी बढ़े हैं, उस कारण से विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण, ट्रांसफार्मर्स में लोड बढ़ने के कारण और फसलों में भी आग जो है लग जाती है। तो इसलिए हम लोग मुख्यालय से समय समय पर और शासन से समय समय पर निर्देश आते रहते लगातार और 15-15 दिवस में वो आते हैं। कभी हम होटल में कभी अभियान चलाते हैं, कभी हॉस्पिटल में चलाते हैं, कभी मॉल मल्टीप्लेक्स में चलाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में भी चलाते हैं, गाँव में भी जाके प्रचार प्रसार करते हैं। वहाँ जा करके हमारे जो कर्मचारी है आग से किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है, यदि अगर आग लगती है तो कैसे रिस्पॉन्स करना है, उसके बारे में हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो ये हमारे साथ थे अग्निशमन अधिकारी आनंद राजपूत जी, जिसका साफ तौर से लोगों से भी अपील है कि अपने वायरिंग, क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया है, अब वायरिंग से ही ज्यादा आग लगते हैं, उसको दुरुस्त कर लें। वाराणसी से जनता टीवी के लिए नोमेश श्रीवास्तव। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। फर्रुखाबाद में घर के बाहर सोते हुए युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, बहन ने सुबह देखी घटना, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। इटावा स्टेशन रोड के प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला की हालत नाजुक है, परिजनों ने लापरवाही और बदतमीजी के आरोप लगा दिए, अस्पताल के लिए रेफर करना पड़ा। एटा में ड्यूटी के दौरान इंस्पेक्टर की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, पुलिस महकमे में शोक की लहर। फर्रुखाबाद में एसपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, कोतवाली मोहम्मदाबाद के दरोगा पर जमीन खाली करवाने के नाम पर घूस लेने का मुकदमा दर्ज, जांच जारी। वाराणसी में घर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 2 घायल, घायलों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। बदायूं में अलापुर गावियाई पेट्रोल पंप के पास 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर, 4 युवक गंभीर रूप से घायल, सभी को अस्पताल में एडमिट किया गया। मेरठ में एआईएमआईएम यूपी अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने ईद मिलन समारोह में दिया था विवादित बयान, कहा मुसलमानों पर अत्याचार करने वालों का भी इनकाउंटर होगा, राजनीति में हलचल तेज है। फतेहपुर के अफोई गांव में खेत से युवक का शव बरामद हुआ, मौके पर पहुंची है पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा, जांच जारी। अलीगढ़ में विवाहिता के घर में फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगा दी हत्या के आरोप, जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी की कोशिश, पुलिस ने ऑटो चालक को 4 घंटे गिरफ्तार किया, मामले की जांच जारी। नोएडा में नवरात्रि में मिशन शक्ति 5 के तहत महिला सम्मान और सुरक्षा पर फोकस, बाइक रैली में 150 पुलिसकर्मी शामिल है, महिलाओं को अधिकार और योजनाओं से किया गया जागरूक। हापुड़ की कबीरनगर भारत गैस एजेंसी में लंबी कतारों के बीच व्यक्ति को हार्ट अटैक, निजी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, सिलेंडर किल्लत से बड़ा तना। मैनपुरी के नवरात्र मेला पुलिस सहायता बूथ में 2 आवारा गायों की झड़प, गौवंश को भगाते दिखे पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल।
एटा में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने पुलिस जीप समेत 5 वाहनों को टक्कर मार दी। एसआई सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल, वाहन पूरी तरह से डैमेज। कन्नौज में एसपी ने ट्रैफिक एक्सीडेंट रोकने और जनता जागरूकता बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। सुरक्षा उपाय में भी विशेष फोकस। अलीगढ़ में होटल से रोटी लेकर निकले युवक पर फायरिंग, घायल को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में एडमिट करवाया, जांच में जुटी है पुलिस। मैनपुरी के भोगांव थाना रसूलाबाद चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने पुलिस बाइक को मारी है टक्कर, पुलिसकर्मी सहित 4 घायल। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में अमरनिशा मार्केट में नगर निगम की अतिक्रमण नपाई व्यापारियों का विरोध, बोले शोषण बर्दाश्त नहीं, कार्रवाई गलत हुई तो मार्केट बंद कर सौंपेंगे चाबी। शाहजहांपुर में अमर शहीदों की प्रतिमाएं कूड़े में मिलने से हंगामा हो गया, नगर निगम पर लापरवाही के आरोप हैं, मेयर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बांदा में छाबी तालाब किनारे लापता युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला है, घरेलू विवाद के बाद निकला था घर से बाहर, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। अंबेडकर नगर में अधिवक्ता पिटाई के विरोध में कलेक्ट्रेट पर हंगामा, डीएम बाहर ज्ञापन लेकर अड़े रहे वकील, घंटों नारेबाजी। वाराणसी में गौंड जनजाति ने जाति प्रमाण पत्र निस्तारण के विरोध में यह प्रदर्शन किया, प्रशासन पर भेदभाव का आरोप, बहाली की मांग, कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। बिजनौर में बेटी जन्म होने पर पति ने पत्नी और नवजात को अस्पताल से बाहर निकाला, परिजनों से मारपीट का आरोप है, सुहागपुर अस्पताल में हंगामा, पीड़ित परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। सहारनपुर में स्टंटबाजों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्लैक थार सीज, बुलेट चालक गिरफ्तार, 5 बाइक जब्त, एसपी सिटी ने की है सुरक्षित ड्राइविंग की अपील। शराबस्ती में एसएसबी और वन विभाग ने हकीमपुरवा बॉर्डर से 40 लाख की धूप लकड़ी बरामद की है, 195 बोरे सहित 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी, चालक फरार, कार्रवाई जारी। कन्नौज में 102 एम्बुलेंस चालक पर युवती से दुर्व्यवहार करने का आरोप है, विरोध पर थप्पड़, चालक फरार, पीड़िता ने तहरीर। देवरिया में टीबी उन्मूलन अभियान को बढ़ावा, महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज में टीबी मुक्त ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। देवरिया में दिव्यांगों का सुभाष चौराहे पर धरना, टीएसआई चालान से रोजी रोटी पर संकट का आरोप है, समाधान की मांगी ना मानी गई तो इच्छा मृत्यु की चेतावनी। कन्नौज के तिवरा आईटी में वृद्ध रोजगार मेला, 27 कंपनियां शामिल, हजारों युवाओं ने किया प्रतिवाद, 1000 से अधिक को नौकरी की उम्मीद है, विधायक कैलाश राजपूत ने किया उद्घाटन। सहारनपुर में बेहद सीओ वैभव पांडे बने हैं अपर पुलिस अधीक्षक, एसएसपी और एसपी ग्रामीण ने अशोक स्तंभ लगाकर किया सम्मानित, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। फतेहपुर में पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज, कार्रवाई की है, आरोपी को जेल भेजा। अलीगढ़ में नशेड़ी युवक ने घर में किया तांडव, ब्लेड से काटा खुद का गला, पुलिस को देख मौके से फरार। बरेली में मुठभेड़ के दौरान 2 गौ मांस तस्करों के गिरफ्तार, दोनों के सिर पैर में लगी है गोली, एक सिपाही भी घायल। केमिकल